हेलो टू ऑल। सो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर्स के सारे टेस्ट के नॉलेज के क्वेश्चंस। एक बेसिक आइडिया अगर मैं आपको टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में दूं तो क्या कंसेप्ट है, देखिए। जब हम टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बात करते हैं तो हम दो ही चीज़ों के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन इज़ टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ अ गुड्स और सेकेंड इज़ इन केस ऑफ अ सर्विसेज। जब हम गुड्स के बारे में बात करते हैं तो मेनली हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। उसी तरीके से सर्विस में भी हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। फिर वाउचर और एक्सेप्शन केस के बारे में बात करते हैं। जनरली गुड्स के मामले में कहता है कि आपको रूल 31 जो है वो पता होना चाहिए। क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू 31 ये कहा गया कि अगर गुड्स है तो इनवॉइस गुड्स के रिमूवल या फिर गुड्स अवेलेबल फॉर कस्टमर हो गए रिसिपिएंट, तो आपको गुड्स के उस टाइम इनवॉइस इशू करनी चाहिए। लेकिन अगर ये सर्विसेज का केस है तो प्रोविज़न के 30 डेज में इनवॉइस बन जानी चाहिए, वो लास्ट डेट होती है। कुछ इस तरीके के प्रोविजंस है। क्या आपको ये क्लेरिफिकेशन अभी मैं सारी दूंगी? नहीं, लेकिन हाँ, टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन के साथ आपको ये चीज़ जो है वो बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन, Kanchenjunga Private Limited supplies taxable goods to Settlers Private Limited for 2,50,000 on 23rd June and issue the invoice 25th June। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमने सप्लाई किया है गुड्स, कब सप्लाई किया है? 23rd को हमने सप्लाई किया है और इशू करी है इनवॉइस 25th को। पेमेंट फॉर द गुड्स इज मेड 15 जुलाई। देखो, पेमेंट जो है वो जुलाई में आ चुका है। अब जुलाई में आया तो हम जो है क्या लेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई। तो देखो, टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब है जब आपने सप्लाई किया, जब आपने सप्लाई कर दिया गुड्स को, तो 23rd जून को किया, तो 23 जून, और जो डेट ऑफ पेमेंट है वो क्या है? 15 जुलाई। तो हमको जनरली 23rd जून को क्या कर देनी चाहिए थी? इन्वॉइस इशू कर देना चाहिए था। हमने 25 जून को किया, तो टाइम ऑफ सप्लाई कब आनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग? तो 23rd को आनी चाहिए। तो इन दी पर्टिकुलर केस हम क्या कहेंगे कि जनरली डेट ऑफ इन्वॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस और लास्ट डेट व्हेन इन्वॉइस शुड बी इशूड। ठीक है, तो इशूड हो जानी चाहिए, मतलब जब गुड्स का हमने सप्लाई किया है उस टाइम इशू हो जानी चाहिए। देयरफॉर द रिमूवल ऑफ द गुड्स इशू हो जानी चाहिए, तो 23rd जून को इशू हो जानी चाहिए। ठीक है, हैज़ नॉट 25th जून व्हेन द इन्वॉइस इज एक्चुअली इशूड। देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा? 23rd जून को होगा, एज अ लास्ट डेट व्हेन इन्वॉइस इशू हो जानी चाहिए। ठीक है, यस सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहूँ कि चलिए इसमें अपन मॉडिफाई नहीं करते, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नेक्स्ट में करते हैं। अब बाय अ सेट ऑफ मॉड्यूलर फर्नीचर फ्रॉम अ रिटेल स्टोर, इनवॉइस इज इशूड टू मी एंड आई मेक द पेमेंट। द फर्नीचर इज टू बी डिलीवर्ड टू मी लेटर इन अ वीक। तो फर्नीचर मुझे कब डिलीवर हुआ? एक वीक के बाद। When a technician is available to assemble and install it, the next day the rate of टैक्स एप्लीकेबल टू मॉड्यूलर फर्नीचर इज रिवाइज्ड, और रेट जो है वो क्या हो गई? अपडेट हो गई। एंड स्टोर सेंड मी अ सप्लीमेंट्री इनवॉइस, मुझे सेंड की गई विद द डिलीवरी नोट अकम्प्लाइज द फर्नीचर टू कलेक्ट द डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ टैक्स। इज दिस करेक्ट ऑन स्टोर्स पार्ट एक्सप्लेन। देखो क्या हुआ, आप फर्नीचर की दुकान में गए, आपने फर्नीचर सेलेक्ट किया और फर्नीचर आपको सप्लाई होगा यहाँ। ठीक है, उससे पहले ही रेट चेंज हो गई, और क्या आपने पेमेंट कर दिया है? तो यहाँ बोल रहा इन्वॉइस इज इशूड, यहाँ इन्वॉइस साथ के साथ आपको इशू हो गई, इन्वॉइस टू बी इशूड एंड मेक पेमेंट, और आप लोग इन्वॉइस इशू हो गई, आप लोग पेमेंट की भी कर चुके। सप्लाई जो है वो भले ही लेट हुआ, जो सप्लाई है वो भले ही लेट हुआ। तो चूंकि इन्वॉइस और पेमेंट, तो ध्यान रखना, हम लोग कहते हैं कि आप सप्लाई किए क्या? सप्लाई किए क्या? तो नहीं सर, सप्लाई तो बाद में होगी, यानी कि सप्लाई बाद में होगी। तो इनमें से जो अर्लियर होगा, तो जो अर्लियर है वो क्या है? देखो, इनवॉइस कब बनी और डेट ऑफ पेमेंट कब हुआ? सेम ही डे हुआ। तो हम कहेंगे कि भाई रिवाइज इनवॉइस भेजना या सप्लीमेंट्री इनवॉइस भेजना वो राइट नहीं है। ठीक है, यस सर। आ जाइए, ये रहा। नो, the store is not correct in issuing supplementary invoice with revised rate of tax. The revised tax rate of tax is not applicable to the transaction as the issuance of invoice as well as
एज वेल एज रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑकर बिफोर दी सप्लाई। तो हमने क्या बोला, हमने इन्वॉइस भी पहले इशू कर दी, हमने रिसिप्ट भी पहले कर दी। issuance of invoice as well as receipt of payment occurred before the supply. Therefore, in term of section 14b2, the time of supply is earlier of the two events, namely issuance of invoice or receipt of payment, both of which are before the change in rate of tax, and thus the old rate of tax remain applicable. I think it is very much clear. Third question. An online portal Best Info raises invoice for database access on 21st February on Roy and Bansal Limited. The payment is made by Roy and Bansal Limited by a demand draft sent on 25th February. तो इन्होंने क्या बोला है कि हमने क्या किया है, एक्सेस 21 को दे दिया, उन्होंने हमको पेमेंट कब किया, 25 फरवरी को किया, विच इज़ रिसीव एंड एंटर्स द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 28 को हमने बुक्स में अकाउंट्स किया. बेस्ट इन्फॉर्म in case the demand and the therefore give access to the database of Roy and Bansal Limited for 3rd March. और उन्हें जो है बेस्ट इन्फो इन केस द डिमांड ड्राफ्ट एंड therefore give access the database. तो इन्होंने क्या बोला, इन्वॉइस रेज कर दी, इन्वॉइस 21 को मिल गई, उसके बाद पेमेंट भी 25 को हो गया, और इन्होंने एक्सेस जो है हमें सप्लाई किया, और उसी के बीच में हमें क्या हो गया, जो ये रेट है वो चेंज हो गई. अब हम क्या करें, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ इन्होंने सप्लाई करी, लेकिन यहाँ इन्होंने सप्लाई करी, ठीक है, लेकिन इन्वॉइस पहले इशू हो गई, पेमेंट पहले हो गया. तो इन्वॉइस और पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर. तो सर क्या पहले हुआ, इन्वॉइस पहले हुआ, कब हुआ, 21 फरवरी को. तो क्या हम यही लेंगे. देखिए कहाँ पर है, थर्ड वाले का आंसर देखिए, ये देखो 21 फरवरी. क्लियर इट, यस. नाउ हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, ट्रस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद VST लिमिटेड टू सप्लाई गैस बाय अ पाइपलाइन टू VST लिमिटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. एज पर द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट VST लिमिटेड शेल इज अ मेक मंथली पेमेंट. तो कंटिन्यूस सप्लाई के बारे में बात हो रही है. पेमेंट फॉर अ मंथ शेल द मेड 7th डे ऑफ. तो हम क्या करते हैं, मंथली पेमेंट जो होता है वो नेक्स्ट महीने की 7 तारीख को होता है. एवरी क्वार्टर ट्रस्ट इंडस्ट्री लिमिटेड क्या करती है, इशू करती है स्टेटमेंट ऑफ. हर क्वार्टर को हम स्टेटमेंट इशू करते हैं, हर क्वार्टर को, एवरी क्वार्टर को, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. तो हमारा जो होता है स्टेटमेंट इशू होता है. पेमेंट रिसीव एंड पेमेंट ड्यूज, द डिफरेंशियल अमाउंट इफ एनी मेंशन द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पेड बाय VST लिमिटेड, बाद में हम पे कर देंगे. अब आता है सबसे पहले डिटेल ऑफ वेरियस इवेंट. सबसे पहले अगस्त, सितंबर और अक्टूबर पेमेंट किया उन्होंने 2 लाख रुपये का. देखो 5 सितंबर अगस्त का, तो जुलाई का अगस्त में पे किया, अगस्त का फिर सितंबर में पे किया उन्होंने. 2 लाख रुपीज़ मेड फॉर दी मंथ फॉर द क्वार्टर, तो जुलाई टू सितंबर, ठीक है. और फिर इन्होंने जुलाई और सितंबर का क्वार्टर जो है वो 5 सितंबर को दिया. तो जनरली इनवॉइस, मेरी बात सुनो, यहाँ पर हमको क्या करना है 7th. तो मंथली पेमेंट हम कब करते हैं, तो यहाँ पर हमने अगस्त में पेमेंट किया, 5 अगस्त को हमने पेमेंट किया, जबकि हमारा होता है कि नेक्स्ट हर 7th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ हम कर देते हैं. 5 को हमने पेमेंट कर दिया, और यहाँ पर स्टेटमेंट जो होता है वो एवरी क्वार्टर इशू किया जाता है. तो देखना क्वार्टर मतलब सितंबर का एंड में क्वार्टर इशू होगा. तो और यहाँ पर अगस्त, अगला नेक्स्ट क्या है, ओके और भी है. अक्टूबर 3 को इन्होंने दे रखा है कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ क्वार्टरली जुलाई टू सितंबर इशूड बाय द सप्लायर, ठीक है. और अक्टूबर में बोला कि बैलेंस का हमने, तो टाइम ऑफ सप्लाई बताओ. देखो टाइम ऑफ सप्लाई बहुत सिंपल है. हमने क्या बोलता है, हम बोलते हैं पेमेंट, ठीक है, और जो स्टेटमेंट भेजते हैं जो भी अर्लियर हो. अब देखो क्या अर्लियर है, यहाँ पर जनरली पेमेंट 7 तारीख को हो जाना चाहिए. अगस्त में कब हो रहा है, अगस्त में कह रही है 5 को हो रहा है, तो 5 ले लेंगे. सितंबर में कब हो रहा है, 5 को हो रहा है, ले लेंगे. अक्टूबर में कब को हो रहा है, 6 को हो रहा है, ये ले लेंगे. यहाँ अक्टूबर में कब हो रहा है, 3rd को, तो स्टेटमेंट 3rd को आ रहा है, तो फिर 6 नहीं हम 3 लेंगे. और यहाँ पर 17 है द बैलेंस पेमेंट, तो जब बैलेंस पेमेंट आ रहा है तो बैलेंस ले लेंगे. आ जाओ क्या कहता है आंसर. नाउ आई एम ऑन आंसर. इनवॉइस शुड बी इशूड कब हो जाना चाहिए, ऑन और बिफोर अगस्त 5 सितंबर 5 व्हेन मंथली पेमेंट ऑफ 2 लाख रिसीव्ड. तो जब हमें रिसीव्ड हुआ ना, जैसे 5 अक्टूबर, 5 सितंबर, हमें वहाँ इनवॉइस इशू कर देनी चाहिए.
फर्दर जब हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल अमाउंट की 256, वहाँ अक्टूबर में हमें मिल गया, तो 3 अक्टूबर को क्योंकि हमारे पास अकाउंट आ गया उसी दिन इन्वॉइस इशू हो जानी चाहिए, ठीक है। तो 5 अगस्त, 5 सितंबर और 3 अक्टूबर अपने बता दिया। इसके बाद हमको बताने का है 5 अगस्त, 5 सितंबर, 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर बता दिया। और जो लास्ट में जो बचा हुआ अमाउंट है ना, उसके लिए जब वो रिसीव हुआ तब, कौन सा अमाउंट था ना वो लास्ट वाला, किधर गया वो लास्ट, ये 56, ठीक है। तो इनका पेमेंट भले ही तब रिसीव हुआ, लेकिन इनवॉइस इस टोटल की बनाई, इस पे इंक्लूडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, रेणुदूत लिमिटेड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ XYZ लिमिटेड ऑन 2 जुलाई 2020 for a period of 2 years for construction of new building to be used for commercial purpose for a total consideration of 150 लाख। कितने? 150 लाख के लिए। कितने? 150 लाख के लिए, ठीक है। यस। एज पर द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेणुदूत लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट एट डिफरेंट स्टेज ऑफ कंप्लीशन। देखो इन्होंने बोला है कि हम 50% पर देंगे, 75% पर देंगे, 100%, ठीक है। टोटल कंसिडरेशन ऐसा है, 2 सालों की बात डिवाइड कर दिया। अब देखना, डेट ऑफ वेरियस स्टेज, जब जब कंप्लीशन की बात हुई, इशुएंस ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट और ये। अब सबसे पहले इनिशियल बुकिंग करी उन्होंने 2/2 को, ठीक है। तो ये बुकिंग का टाइम था। अब डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर की बात करते हैं, तो यहाँ पर सब 2 तारीख को हुआ, तो हमने भी 2 ही ले लिया। फिर 50% कंप्लीशन हुआ, तो यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो गया, मतलब सप्लाई। उसके देखो सप्लाई होने के, जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो उसके 30 डेज़ में इन्वॉइस इशू हो जानी चाहिए। तो 15 दिन से आपको भी पता है कि 15/4 तक इन्वॉइस इशू हो जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये सर्विसेज का केस है, यहाँ पर इन्वॉइस जो थी वो 22 दिन को ही इशू हो गई और पेमेंट 29 दिन को हो गया। तो 15/4 तक इशू जाने उससे पहले ही हो गई, तो विच एवर इज अर्लियर, यानी कि यहाँ पर अपन ले लेंगे दूसरा वाला, ये वाला ही। तीसरे में 75% काम यहाँ कंप्लीट हो गया। 20/6 से 20/7 को इन्वॉइस इशू हो जानी चाहिए थी। क्या 20/7 को इन्वॉइस इशू हुई? तो हम बोलेंगे भाई 20/7 को इन्वॉइस इशू हो जानी चाहिए थी, तो हम बोलेंगे हमारी एक नई रेट लिखो यहाँ पर। अब आता है 30/9, 30/9 से 30/10 इशू हो जानी चाहिए थी। यहाँ इन्होंने कर दी क्या 30/9 को? यस सर, 20/9 को ही पेमेंट आ गया, तो मैं बोलूँ 20/9 ही होगा, तो थर्ड वाला केस, ठीक है। अब आप चेक करवा लीजिए आंसर, 5th वाला। आपको प्रोविज़न लिखना है क्योंकि ये सर्विसेज का मामला है, तो आपने लिखा है कि सर्विसेज के केस में सेक्शन 13 लगता है, जहां हम इनवॉइस और पेमेंट और प्रोविज़न विच एवर इज अर्लियर के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू अवर केस पहले में 2 तारीख लिखा, दूसरे में हमने 15/3 लिखा, तीसरे में हमने 20/6/2021 लिखा। अब देखो इन्होंने बोला कि दैट इज़ अ 20/6/2021। अब सिंस द इनवॉइस हैज़ नॉट बीन इशूड एंड बिफोर द 75% कंप्लीशन अर्लियर द डेट ऑफ प्रोविज़न ऑफ सर्विस, तो बोला है कि डेट ऑफ प्रोविज़न ऑफ सर्विस 20/6/2021। तो इन्होंने जब डेट ऑफ प्रोविज़न क्रिएट कर दिया ना, तब इन्होंने सप्लाई मान लिया। अच्छा 20/7 नहीं लिया, एक सेकेंड ना, यहाँ पढ़ते हैं। डेट ऑफ प्रोविज़न ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ जब इन्होंने प्रोविज़न क्रिएट कर लिया तभी हम मान लेंगे। नेक्स्ट इज सिंस द इनवॉइस इज इशूड विद इन अ टाइम, ऑब्वियसली टाइम में इशू हो गई थी ना, 30/9 को इशू करनी थी, 30/9 में कर दी, तो पर पेमेंट पहले आ गया, तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर इट। यस, तो आप इसको करेक्ट कर दीजिएगा। किसको? यहाँ हमने 20/7 लिखा था 20/6, क्योंकि हमने प्रोविज़न बना दिया यहाँ पर 75% कंप्लीशन का प्रोविज़न 20/7/2021 को बना लिया। एक बार आपको मैं सेक्शन 13 पर ले चलती हूँ, थोड़ा और क्लेरिफिकेशन दे देती हूँ, क्या बोलता है। देखो जनरली ये कहता है कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट जो भी अर्लियर हो। 31 कहता है कि जब प्रोविज़न बना दिया, 31 कहता है कि भाई जब प्रोविज़न बना दिया, या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, जो भी अर्लियर हो। इनवॉइस नॉट 31, इनवॉइस नॉट टू बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 31, जब 31 के अकॉर्डिंग इशू ना हुई हो। तो अगर 31 क्या कहता है,
31 के अकॉर्डिंग क्या होता है, इनवॉइस 30 डेज में इशू हो जाना चाहिए, ठीक है, और 45 डेज में इन केस ऑफ अ बैंकिंग कंपनी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम प्रोविज़न और रिसीट जो भी डेट होती है वो हम ले लेते हैं। पक्की बात है, डन। एक बार मैं फिर और क्लेरिफाई कर दूं, क्या होता है, सुनना। जब मैं आपको कह रही हूँ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, टाइम इन केस ऑफ सर्विसेज, तो सर्विसेज में बहुत सिंपल सा फंडा है। क्या सिंपल सा फंडा है सर? क्योंकि आप हमसे कह रहे हो सर्विस, तो मैंने आपको बोला कि जब इनवॉइस बनेगी या जब रिसीट होगा, जो भी अर्लियर होगा, पक्की बात है, जो भी पहले हो जाएगा। लेकिन चूंकि इनवॉइस आपकी 31 के अकॉर्डिंग नहीं बनी, 31 कहता है 30 डेज में, बैंकिंग के केस में 45 डेज में, इन दी पर्टिकुलर केस नहीं बनी ना, तो फिर पता हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे पता है, फिर हम लोग जो है वो इशू करेंगे प्रोविज़न जब बना दिया और पेमेंट जो भी अर्लियर होगा। डन, डन। बस उसी चीज़ को ध्यान में रखकर अपने को करना है। अब आ जाइए, मिंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर इम्पोर्ट बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज दैट इज़ अ ग्रीन INC ऑफ यू। उन्होंने क्या किया है, कुछ सर्विसेज इंपोर्ट करी है बिजनेस सर्विसेज, कहा 13 अगस्त को। द रिलेवेंट इन्वॉइस जो है वो $120 की है, रेज दी, और इन्वॉइस कब बनी, 18 की। हमने इंपोर्ट कब करी, हमने इंपोर्ट करी 13 को, इन्वॉइस बनी 18 को, और हमने जो पेमेंट किया वो एक तो किया 22 को, एक किया 27 को, तो 22 सितंबर और 27 दिसंबर। अब बताओ क्या करें, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द ईच केस। तो यहाँ पर चूंकि एक्सपोर्ट वाला मामला है, इंपोर्ट वाला मामला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्वॉइस कब बनी, इन्वॉइस बनी 13 अगस्त को, नहीं, हमें सर्विसेज कब ली, इंपोर्ट कब करी, 13 अगस्त को, और हमने जो है वो इन्वॉइस, द ग्रीन हैज़ रेलेवेंट इन्वॉइस जो है वो कब बनी, तो इन द केस ऑफ सर्विस 30 डेज में इन्वॉइस इशू हो जानी चाहिए, तो यहाँ पर हो चुकी है वैसे भी। तो विच एवर इज अर्लियर क्या होगा, इन दोनों में यही अर्लियर है। सिक्स्थ कहता है अपना प्रोविज़न लिखो। सबसे पहले इन केस 1 22 सितंबर, दो केस है क्या, विद इन 60 डेज ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ, अच्छा यहाँ RCM लगेगा, और आफ्टर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, दैट इज जस्ट गिव मी 2 सेकेंड, आई एम रॉन्ग। मिंट इंडस्ट्री रजिस्टर, अगर कोई पर्सन जो है वो क्या करता है, इंडिया में बैठा बैठा इंडिया से बाहर से क्या करता है, कोई सर्विस इंपोर्ट करता है, तो क्या होता है, इंडिया की ये जो बिजनेस एंटिटी है वो क्या करेगी, वो टैक्स पे करेगी RCM के अंदर। तो RCM का प्रोविज़न हमें क्या बताता है, RCM का प्रोविज़न हमें बताता है कि भाई इन्वॉइस और पेमेंट, जनरली इन्वॉइस इशू हो जानी चाहिए जब आपको आई है सर्विसेज, जैसे यहाँ आई है 13 अगस्त को, तो 13 अगस्त से सितंबर और अक्टूबर, 30 अक्टूबर तक इन्वॉइस इशू हो जानी चाहिए, और सर पेमेंट हो जाना चाहिए, इन्वॉइस इशू हो जानी चाहिए 2 महीने में, और पेमेंट हो जाना चाहिए। तो पेमेंट यहाँ इन्होंने कब बताया, इन्होंने बोला कि भाई साहब एक हुआ 22 सितंबर को, और एक हुआ 27 दिसंबर को, 27 दिसंबर को, और अक्टूबर तक इशू हो जानी चाहिए थी इन्वॉइस। अब इन्होंने हमसे कहा है कि इन्होंने रेज़ करी है इन्वॉइस, द रेलेवेंट इन्वॉइस $120 कि इन्होंने 18 अगस्त को रेज़ करी, तो इन्वॉइस और पेमेंट जो भी अर्लियर हो, इन्होंने 18 अगस्त को इन्वॉइस इशू कर दी। तो देखो सितंबर और दिसंबर, इन दोनों में विच एवर इज़ अर्लियर,
सितंबर होगा, इन दोनों में अक्टूबर होगा, तो सितंबर और अक्टूबर। सितंबर और अक्टूबर, क्लियर इट? यस। एक बार प्रोविज़न में गो थ्रू करवा दूँ। इन केस ऑफ अ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये कहता है इन केस ऑफ आरसीएम, हमारा प्रोविज़न हमें कहता है कि डेट ऑफ पेमेंट और इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज, इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज व्हेन द इनवॉइस, immediately following 60 days since issue of invoice or any other document is lieu of invoice by the supplier। तो या तो डेट ऑफ पेमेंट, जैसे कि डेट ऑफ पेमेंट आज है तो डेट ऑफ पेमेंट, और डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज सिंस इशू ऑफ इन्वॉइस, इशू ऑफ इन्वॉइस से 60 डेज और जो भी अर्लियर हो। तो मैं फिर बता दूँ यहाँ पर यही लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ अ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज इज द अर्लियर ऑफ डेट ऑफ पेमेंट और इमीडिएट, डेट इमीडिएट फॉलोइंग 60 डेज सिंस इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अपना आंसर भी ऐसे ही निकलेगा। आरसीएम या तो पेमेंट और इनवॉइस से सिक्सटी डेज सिंस इशू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस के 60 डेज। जनरली यहाँ पर इन्होंने 18 अगस्त लिखा है ना, 18 अक्टूबर लिखा है, तो इनवॉइस इन्होंने कब इशू करी होगी? इनवॉइस इन्होंने 18 अगस्त को इशू करी होगी। ठीक है, तो आप प्रोविज़न याद रखेंगे, मैं यहाँ पर भी लिखवा दूँ, जितनी बार लिखवाऊंगी आपको याद रहेगा। इन केस ऑफ सर्विसेज, और वो भी आरसीएम, क्या बोलोगे? पेमेंट और क्या बोलोगे? 60 डेज फ्रॉम इनवॉइस, जो भी अर्लियर हो। डन बाबा? यस। अब आ जाओ 7th वाले पर। क्या करें 7th वाले का? कोठारी लिमिटेड मुंबई होल्ड्स 51% ऑफ शेयर्स ऑफ विल्सन आईएनसी, a USA based company. Wilson INC provides business ancillary services to Kothari Limited from the following details. Determine the time of supply of services provided by Wilson INC। तो क्या बोला? एग्रीड कंसिडरेशन कितना है? $1 लाख। डेट ऑन विच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय विल्सन INC, डेट ऑन विच इनवॉइस इज इशूड बाय विल्सन, डेट ऑन डेबिटेड ऑफ, और ये सब कुछ। तो 51% होल्ड करता है शेयर, यूएसडी बेस्ड कंपनी है, प्रोवाइड द एंसिलरी सर्विसेज टू कोठारी फ्रॉम दी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, वापस से देखना, यूएस बेस्ड कंपनी है, विल्सन प्रोवाइड सर्विसेज टू कोठारी, तो यहाँ पर भी इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आरसीएम लगेगा क्या? एग्रीड कंसिडरेशन, डेट ऑफ सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय विल्सन, 16 को उसने सर्विस प्रोवाइड करी, इनवॉइस बनी 19 अगस्त को, तो 19 अगस्त से 19 सितंबर 19 अक्टूबर। ठीक है, ठीक है। देन जब हमने डेबिट किया इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पैसा, तो पेमेंट रिसीव हुआ 30 सितंबर को, और एक और पेमेंट मेड बाय कोठारी 23 को। तो ये वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यहाँ सितंबर पहले अर्लियर और फिर यहाँ पर अक्टूबर अर्लियर। पक्की बात है? डन सर। बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। क्या बोलता है आपको इनमें? टाइम ऑफ सप्लाई बताना है। कमेंसमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस हमने कब बनाया? 5 जून को प्रोविजन बना दिया। कंप्लीशन ऑफ सर्विस कब होती है? 10 अक्टूबर को कंप्लीट होती है। इनवॉइस हम कब इशू करते हैं? सर सर्विस कंप्लीट हो जाने के विदिन 30 डेज में इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए, हो गई, यहाँ पर हो चुकी, यहाँ पर इनवॉइस। अच्छा, जनरली प्रोविज़न बनाने के विदिन 30 डेज में ऐसा होता है ना, प्रोविज़न बनाने के 30 डेज में। जी सर। सो मैंने आपके लिए कुछ वर्किंग नोट पहले ही बना दिए ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, आपको सब समझ में भी आ जाए। आपको पता है सर्विसेज के केस में हम क्या पढ़ते हैं?
क्या पढ़ते हैं मैम? हम पढ़ते हैं कि इन्वॉइस और पेमेंट जो भी पहले हो जाए, और अगर 31 के अकॉर्डिंग इन्वॉइस नहीं बनी, सर 31 क्या कहता है, जब आपने 31 क्या कहता है, तो 31 के लिए आप एक काम करिए, यहाँ पर मैंने कुछ, हाँ, जब आपने डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज करी ना, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के 30 डेज में, और अगर वो बैंकिंग है तो 45 डेज में इन्वॉइस इश्यू हो जानी चाहिए डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के। तो यहाँ पर कंप्लीशन कब हुआ, कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज कब हुआ, यहाँ हुआ है 10 अक्टूबर को। तो सर 10 अक्टूबर से 10 नवंबर इन्वॉइस इशू हो जाना चाहिए। क्या उस टाइम में इन्वॉइस इशू हो गया? हाँ जी सर, हो गया। तो यहाँ पर 31 लगेगा क्या? नहीं सर। फिर क्या लगेगा? इन्वॉइस और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। तो इन्वॉइस क्या बोलता है, इन्वॉइस बना हमारा 20th को और पेमेंट हुआ हमारा 15 को, तो जो विचएवर इज अर्लियर है हम वो लेंगे क्या? हाँ जी सर। इन्होंने बोला रिसीव बाय चेक, एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और क्रेडिटेड इन बैंक। तो 15, 16, 17, 18 और रेट जो है वो चेंज हो गया, ये लिखो। इनका ये क्या कहना है, 15, 16, 17, 18, 4 दिन का टाइम होता है, 4 दिन में ये तो इनका भी हो गया। अब देखो, इस दिन चेंज हुआ, इस दिन पेमेंट हो गई, कंप्लीशन भी हो गया इसी दिन, सप्लाई भी बन गई, सर्विसेज कंप्लीट हो गई, ये हो गया हमारा पेमेंट। सिर्फ रिसीव हमें कब हुई, तो हमने इन्वॉइस कब इशू करी? 20 को। ये दोनों पहले ही हो गया, तो जो भी अर्लियर हुआ, अर्लियर क्या हुआ, कंप्लीशन ऑफ सर्विस। अर्लियर क्या हुआ, कंप्लीशन ऑफ सर्विस। तो जस्ट सप्लाई के बाद ये 15 को क्या हुआ, पेमेंट, तो आप पेमेंट ले लेंगे। और चूंकि पेमेंट 18 को बैंक में भी आ गया, तो 4 दिन में आ गया, इसलिए 15 अक्टूबर जो है वो डेट होगी, चेक कर लीजिए। और रेट जो है वो क्या रहेगी, 12% ही रहेगी। यही है ना। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको क्या बताया, यही बताया ना मैंने, पेमेंट ही बताया आपको भी। यस, डन। तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ, 9 पर आ जाइए। KLM Limited, a publishing and printing house registered in Maharashtra, in the engaged in supply of books, letter cards, envelopes, guides, and reference materials. The following information is provided by the company. क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, तो सुनिएगा। मत कर बाबू, प्लीज जाने दे उसको बाबू। अच्छा, यस, पपी परेशान कर रहा था इसलिए। चलिए, KLM लिमिटेड, अ पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग हाउस रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ बुक्स, लेटर कार्ड, एनवेलप्स, ये सारी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब यहाँ पर क्योंकि डेट ऑफ एंटरिंग इनटू प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, तो यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट को प्रिंट करने के बारे में बोल रहे हैं, तो प्रिंटिंग ऑफ बुक्स और प्रिंटिंग ऑफ एनवेलप्स। अब यहाँ पर जस्ट गिव मी अ प्रिंटिंग ऑफ और प्रिंटिंग ऑफ एनवेलप, ठीक है। दैट एंटरिंग इनटू प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट, हम एंटर हुए कॉन्ट्रैक्ट में। रिसीट हुआ एडवांस, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स और प्रिंटिंग ऑफ एनवेलप्स। engaged in supply of books, letter card, envelopes. इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक, जो हम बुक प्रिंट करते हैं वो जो होती है वो ऑथर होती है, ऑथर हमें देता है, सप्लाइड बाय द ऑथर प्रिंट करने के लिए। और प्रिंटिंग ऑफ एनवेलप डिज़ाइन एंड लोगो सप्लाइड बाय द बायर। फॉर प्रिंटिंग ऑफ एनवेलप एंड डिज़ाइन एंड लोगो वर सप्लाइड बाय द बायर। तो सर एनवेलप पे वो हमें बताता है कि ये लोगो लगाना है, तो हम एनवेलप के केस में क्या कर रहे हैं, गुड सप्लाई कर रहे होते हैं, और प्रिंटिंग के केस में सर्विस होती है। आई थिंक जितना मैं समझ पा रही हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर अलग अलग जो है वो प्रोविजंस लिखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार कंफर्म कर लूँ सर्विस और गुड्स में। 9th वाला क्वेश्चन, जी सर।
तो ये क्या बोल रहा है कि भाई साहब जो बुक्स वाली है वो सप्लाई ऑफ सर्विस है और जो आपका प्रिंटिंग एनवेलप है ना वो गुड्स है। ये बात मेरे को भी क्लियर लगी, सही बोला इन्होंने भी, अपन ने भी सही जज किया। नाउ अब हम आते हैं, जब हम गुड्स के बारे में बात करते हैं तो हम एडवांस को भूल ही जाते हैं। तो रिसिप्ट इन एडवांस को यहाँ तो नहीं काटेंगे, लेकिन गुड्स के मामले में काट देंगे, ठीक है। अब क्या होता है, एंटरिंग इनटू द प्रिंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट और कंप्लीशन द प्रिंटिंग। तो जनरली 10 अप्रैल को काम खत्म हो गया या 5 अप्रैल को काम खत्म हो गया, 10 अप्रैल से 10 मई इन्वॉइस इशू हो जाना चाहिए। 10 अप्रैल से 10 मई इन्वॉइस इशू हो जाना चाहिए। क्या 10 मई को इन्वॉइस इशू हुआ? नहीं सर, 10 मई को इन्वॉइस इशू नहीं हुआ। तो 10 मई और रिसीट, 10 मई को इन्वॉइस इशू होना चाहिए, 10 मई और रिसीट जो भी अर्लियर हो। तो रिसीट इन एडवांस 20 मार्च को आ गया, तो मैं बोलूँ 20 मार्च पहली डेट, ठीक है। रिमूवल ऑफ बुक्स एंड लेटर्स हेड टू बायर। अच्छा, कंप्लीशन ऑफ प्रिंटिंग एंड रिमूवल ऑफ बुक्स एंड लेटर हेड टू बायर। सेकंड वाला देखना, क्योंकि गुड्स का मामला है एडवांस आएगा नहीं। कंप्लीशन 5 को हुआ, 5 अप्रैल, तो जब हम रिमूवल करते तभी बन जाना चाहिए। तो रिमूवल कब किया? 7 को, इनवॉइस 7 को इशू हो जाना चाहिए। तो आ जाओ 9th वाले क्वेश्चन पर। देखो यहाँ 7 ही आएगा और एक वाले उसमें क्या आएगा? 15 11 क्या बोलना चाहते हो? नहीं गुड्स का, सर्विसेज का केस आना, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में। सर्विसेज में उन्होंने बोला 10 अप्रैल नॉट इशूड विद इन 30 डेज। तो जनरली डेट ऑफ प्रोविज़न ऑफ, और प्रोविज़न कब बना? 20 मार्च को। तो प्रोविज़न और पेमेंट तो हमने भी 20 मार्च लिया, एंड डेट ऑफ प्रोविज़न जो है वो दैट इज़ 10 अप्रैल बीइंग अर्लियर देन द रिसीट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हाउएवर द टाइम हम जो लेंगे वो 20 मार्च लेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा पहले है। डन है ना। 10 अप्रैल को प्रोविज़न बनाया, देखो 10 अप्रैल को प्रोविज़न बनाया, तो प्रोविज़न से पहले पेमेंट आया तो पेमेंट लेंगे, अर्लियर है तो। डन। अब आ जाओ, ये लास्ट क्वेश्चन है क्या? हाँ जी सर, बहुत अच्छे से करेंगे इसको। अंदेश प्राइवेट लिमिटेड है रजिस्टर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर सप्लायर मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट ए एंड बी, वाइल ए इज़ अ टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, बी इज़ टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो ये फॉरवर्ड चार्ज है, ये रिवर्स चार्ज है। द फॉलोइंग डिटेल आर प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी मेड बाय द कंपनी। एक आता है 10 फरवरी को, एक आता है 13 फरवरी को, एक आता है 17 फरवरी को। तो हमने पेमेंट किया 1 लाख रुपये का मेड बाय बायर फॉर सप्लाई ऑफ ए टू डिलीवरी ऑफ दी अमाउंट दैट इज़, और फिर आता है 30 फरवरी को जो रिसीट हुआ 1 लाख का। तो एक पेमेंट आपको 1 लाख का, एक रिसीट आपको 1 लाख का, और एक पेमेंट जो हुआ 2 लाख का मेड बाय बायर फॉर सप्लाई ऑफ बी टू बी डिलीवर्ड इन दी। तो हमने जब डिलीवर किया था वो मार्च का टाइम था, पेमेंट हमको तभी अभी जल्दी आ गया। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन बी वाइल टैक्सेबल द बी इज़ अ टैक्सेबल अंडर RCM। तो बी जो भी है, बी के ऊपर RCM लगता है, और ए जो है वो नॉर्मल केस है। पेमेंट 1 लाख मेड बाय द बायर फॉर सप्लाई ऑफ ए, डिलीवर इन द मंथ ऑफ मार्च। तो हमने मार्च में डिलीवर किया, ये एडवांस पेमेंट का केस हम मानते ही नहीं है। एक आता है यहाँ पर 1 लाख पॉइंट ए अबाउ, रिसीट हुआ पैसा 13, तो एडवांस है ये। उसके बाद 2 लाख रुपए रिसीव हुआ किसके अंदर? बी के अंदर, डिलीवर फॉर द मंथ ऑफ मार्च डिलीवरी। तो सर RCM क्या कहता है? RCM कहता है 30 डेज़ लगा था गुड्स के मामले में, तो इन्वॉइस इशू होने के 30 डेज़। तो यहाँ पर और रिसीट जो भी अर्लियर हो। पेमेंट हुआ 2 लाख रुपये का एज मेंशन 20 फरवरी, और ये कब हुआ? 17 फरवरी। अब देखो प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर एंड रिमूव हुआ 5 मार्च को। तो सर प्रोडक्ट ए के लिए इन्वॉइस कब बन जानी चाहिए थी? 5 मार्च को। 6 मार्च को क्या हुआ? रिसिप्ट ऑफ प्रोडक्ट ए, तो रिसीट ड्यूटी से मतलब नहीं है। प्रोडक्ट रिमूव RCM थोड़ी ना ये। फिर आता है 10 मार्च को प्रोडक्ट बी जो है वो मूव्ड हुआ, ठीक है। रिसीट, तो हम यहाँ RCM में रिसीट देखते कि आपको जब रिसीट हुआ, तो रिसीट और पेमेंट जो भी अर्लियर होगा। यहाँ पर इन्वॉइस इशू करी फॉर 2 लाख
सप्लाई, तो 4 मार्च को हमने इन्वॉइस इशू करी, तो इन्वॉइस रिमूव हो गया 5 को, और 4 को इन्वॉइस इशू करी। तो भाई एक्चुअल में ये चीज़ हमारे काम की हुई, क्योंकि 4 को इन्वॉइस इशू कर दी, पहले कर दी। और बी के मामले में 11 मार्च को इशू करी, तो इन्वॉइस रिसीट उसको हुआ और इन्वॉइस 11 को बना दी। पेमेंट तो ठीक है। अब देखो, आ जाओ इसका आंसर लिखेंगे। सिंपल सा फंडा है। क्या आंसर आएगा? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट ए बताओ। तो जब इन्होंने इन्वॉइस बना दी 4 मार्च को, ठीक है। प्रोडक्ट बी के केस में क्योंकि आरसीए में हम क्या लिखेंगे, 17 फरवरी को पहला एडवांस पेमेंट आया है ना, एडवांस पेमेंट विच जो भी अर्लियर रहता है। फिर हम क्या करेंगे, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स 23 मार्च को रिसीट हुआ, और डेट ऑफ पेमेंट कब की, 17 फरवरी, जो विच एवर इज अर्लियर हमने 17 फरवरी बता दिया। और 30 दिन में इशुएंस हो जाना चाहिए। 30 दिन का इनका क्या होता है, 11 अप्रैल होता है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ 2 लाख अब आता है 23 मार्च बीइंग अर्लीस्ट ऑफ 3। क्लियर इट? यस सर। तो ये हमने क्या कर लिए, सारे क्वेश्चन कंप्लीट।